हेलो दोस्तों। आज मैं आप सभी के बीच में एक महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूँ। यह वीडियो एग्रीकल्चर से संबंधित है, तो मैं चाहूँगा कि आप यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग नीमरा सुंडा बुक का जो धान का प्रोडक्शन है उसके बारे में देखेंगे। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पैडी साइंटिफिक नेम है इसका ओराइजा सटाइवा और 2N इसका है 24। अब इसमें पहला पॉइंट दिया है, राइस इज़ द सुटेबल फूड ऑफ मोर देन 60% वर्ल्ड पॉपुलेशन and most of the people of Southeast Asia, about 90% of rice grown in the world is produced and consumed in Asia। तो मतलब चावल जो होता है दुनिया की 60% से अधिक जो होता है आबादी का एक स्थिर भोजन है और दक्षिण पूर्व एशिया के अधिकांश लोग दुनिया में उगाए जाने वाले चावल का लगभग 90% जो होता है एशिया में उत्पादित और खपत करते हैं। अब अगला पॉइंट दिया हुआ है, इट इज़ ए क्रॉप ऑफ वेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट। यह क्रॉप किस क्लाइमेट का है? तो वेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट का है। आल्सो ग्रो इन ह्यूमिड रीजन, मतलब आल्सो इसका उत्पादन कहाँ होता है? ह्यूमिड यानी कि आर्द्र रीजन में होता है। ऑफ सब ट्रॉपिक्स में किया जाता है। ट्रॉपिक्स का मतलब है उपोष्णकटिबंधीय। अब अगला पॉइंट है, इन इंडिया राइस ऑक्यूपाइज द फर्स्ट पोजीशन अमॉन्ग द सीरियल इन द रिस्पेक्टेड बोथ एरिया एंड प्रोडक्शन। एरिया एंड प्रोडक्शन में जो था इंडिया में राइस का जो था पहला स्थान है सीरियल क्रॉप में। अब राइस कंटेंट लेस प्रोटीन इन वाइट राइस एंड 7.9% इन ब्राउन राइस as contain 2 to 2.5% fat which is lost during milling। राइस में जो होता है लेस प्रोटीन होता है 6 से 7% वाइट राइस में, और 7.9% जो होता है ब्राउन राइस में, एंड 2 से 2.5% होता है फैट होता है, और जो मिलिंग के दौरान जो होता है लॉस होता है। अब ह्यूलिंग परसेंट इन राइस इज जो था 66% और 2/3 ऑफ पैडी। मतलब ह्यूलिंग परसेंट कितना होता है राइस में? 66% होता है, जो राइस का 2/3 होता है। इन जनरल सीरियल क्रॉप रिक्वायर्ड अबाउट 400 से 500 लीटर ऑफ वाटर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 1 kg ऑफ प्लांट ड्राई मैटर। मतलब सामान्य अनाज फसलों में 1 किलो पौधे के शुष्क पदार्थ के उत्पादन के लिए लगभग 400 से 500 लीटर ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। अब बट राइस कंज्यूम्ड 10 टाइम मोर वाटर। एग्जाम्पल होता है 5000 लीटर ऑफ वाटर टू प्रोड्यूस 1 kg राइस ग्रेन। लेकिन जो होता है चावल ने जो होता है 1 किलो चावल के दाने के उत्पादन करने के लिए कई गुना अधिक जो होता है पानी, जैसे 5000 लीटर पानी का प्रयोग करके हम 1 किलो जो होता है राइस का गेन मतलब दाना प्राप्त करते हैं। अब इन राइस फील्ड टू प्रिवेंट डीनाइट्रिफिकेशन एंड लीचिंग लॉसेस नाइट्रोजन फर्टिलाइजर शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन रेसिड्यूज जोन सो दैट द प्रोसेस ऑफ नाइट्रिफिकेशन इज डिलेड। चावल के खेत में डिनाइट्रीकरण
और लीचिंग की हानियों को रोकने के लिए नाइट्रोजन उर्वरक को जो था कम क्षेत्र में शामिल किया जाना चाहिए ताकि नाइट्रीकरण की प्रक्रिया में देरी हो। राइस फील्ड सबमर्ज in 5 centimeter deep water during the reproductive and grain formation stage is beneficial। मतलब धान के खेत में प्रजनन और दाना बनने की अवस्थाओं के दौरान जो था 5 सेंटीमीटर गहरे पानी में डुबाना जो है फ़ायदेमंद होता है। अब राइस ग्रेन रिलेटिवली रिच इन लाइसिन विच इज़ 4% ऑफ टोटल प्रोटीन फ्रैक्शन। राइस ग्रेन में जो होता है टोटल प्रोटीन फ्रैक्शन मतलब जितना भी प्रोटीन होता है उसका 4% होता है लाइसिन उसमें पाया जाता है। और द मेन प्रोटीन इन राइस इज, राइस में जो मेन प्रोटीन होता है उसको क्या कहते हैं तो ओराइजिनिन कहते हैं। प्रोपानिल जिसको हम स्टेम F34 भी कहते हैं इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड इन राइस। राइस में शाकनाशी के रूप में हम जो था प्रोपानिल का प्रयोग करते हैं जो ज़्यादा बड़े स्तर पर किया जाता है। अब एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन में तो एरिया में जो है इंडिया पहले पे है, चाइना दूसरे पे है, इंडोनेशिया तीसरे पे है। और प्रोडक्शन में जो होता है चाइना पहले पे है, इंडिया दूसरे पे है और इंडोनेशिया तीसरे पे है। प्रोडक्टिविटी में जो होता है USA पहले पे है, जापान दूसरे पे, चाइना तीसरे पे है। अब इंडिया में देख लेते हैं तो एरिया में जो होता है वेस्ट बंगाल पहले पे है, यूपी दूसरे पे है, बिहार तीसरे पे है। प्रोडक्शन में वेस्ट बंगाल पहले पे है, यूपी दूसरे पे, आंध्र प्रदेश तीसरे पे है। और प्रोडक्टिविटी में जो होता है पंजाब पहले पे है, 34 कुंटल प्रति हेक्टेयर होता है। अब क्लासिफिकेशन देख लेते हैं तो क्लासिफिकेशन में जीनस ओराइजा है, इसका 24 स्पीसीज है जिसमें हम लोग 2 का जो था कल्टीवेशन के लिए प्रयोग करते हैं। अब इसमें पहला आता है ओराइजा सटाइवा, तो यह एक डिप्लॉयड होता है और इसमें 2N जो था 24 होता है। इट हैज़ 3 मेन जियोग्राफिकल रेसेस मतलब इसके 3 मेन जो है रेसेस पाए जाते हैं इस पे, जिसमें पहला है इंडिका। तो ग्रोन थ्रॉग आउट ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स इन इंडिया एंड कैरेक्टराइज्ड बाय टाल स्ट्रक्चर, वीक स्टेम और क्लॉन्गेटेड ग्रेन्स, ड्रॉपी लीव्स, लो प्रोडक्टिविटी एंड इरेस्पॉन्सिव टू हाई इनपुट कंडीशन। मतलब दिया गया है कि भारत में पूरे उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में यह उगाया जाता है और इसकी विशेषता है कि लंबे कद, कमज़ोर तना, लंबे दाने, लटके हुए पत्ते और कम उत्पादकता और उच्च जो है इनपुट स्थितियों के प्रति जो है अनुत्तरदायी होती है। अब अगला है जापोनिका। तो ग्रोन इन टेम्परेट एंड सब ट्रॉपिकल रीजन ऑफ जापान एंड कैरेक्टराइज्ड बाय शॉर्ट स्ट्रक्चर, स्टडी स्टेम, नैरो, इरेक्ट as dark green leaves and responsive to intensive input condition, having highest productivity, grain shape are oval to round in shape। तो इसमें कह रहा है कि जापान के समशीतोष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में यह उगाया जाता है और छोटे कद के मजबूत तने, सकरी, खड़ी और गहरे हरे रंग की पत्तियों की विशेषता होती है और उच्च उत्पादक वाली जो है गहन इनपुट स्थिति के लिए उत्तरदायी होती है और अनाज का आकार होता है अंडाकार से जो था गोलाकार होता है। अब दूसरा है जवानिका, मतलब तीसरा है इसी में जवानिका है जिसको बेलू राइस भी कहते हैं।
तो ग्रोन इन इंडोनेशिया मतलब यह इंडोनेशिया में उगाई जाने वाली होती है। फ्यू टिलर्स वाइल्ड फ्रॉम ऑफ राइस हैज़ मैनी एवेंस एंड लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप पीरियड। फ्यू टिलर्स का मतलब होता है कुछ टिलर्स होते हैं, और चावल के जोता है जंगली रूप है, और कई एवेंस और लंबी अवधि वाली फसल की अवधि होती है इसमें। अब दूसरा जो है ओराइजा ग्लम्बेरिमा। तो ओराइजा ग्लम्बेरिमा यह कहाँ उगाया जाता है? वेस्ट अफ्रीका में उगाया जाता है। ओरिजिन यानी कि उत्पत्ति स्थान क्या है? इंडो बर्मन रीजन है, यानी कि साउथ ईस्ट एशिया है। राइस इज सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप, और फ्रूटी टाइप इज कैरियोप्सिस, मतलब इसका फ्रूट का प्रकार कौन सा? कैरियोप्सिस होता है, और यह एक सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। इसी में अगला पॉइंट दिया हुआ, द ग्रेन ऑफ कैरियोप्सिस इज टाइटली enclosed by the lemma and palea, collectively called the hull। मतलब अनाज या जो कैरियोप्सिस को लीमा और पेलिया द्वारा जो था कसकर घेर लिया जाता है, जिसे सामूहिक रूप से जो है पतवार कहा जाता है। और टेस्ट वेट कितना होता है इसका? 1000 दानों का 25 ग्राम होता है। और राइस स्टेम इज कॉमनली कॉल्ड द हेलुमर और क्यूलम, विच मेड अप ऑफ ए सीरीज ऑफ नोड्स एंड इंटरनोड्स। मतलब राइस स्टेम को जो होता है इसमें जो होता है हेयुलम और जो होता है क्ल्यूम कहते हैं, और जो नोड्स और इंटरनोड की श्रृंखला से बना होता है। अब इनफ्लोरेसेंस यानी कि पुष्पक्रम ऑफ राइस इज पेनिसिल। पुष्पक्रम क्या होता है इसका? पेनिसिल होता है। और विच ग्रुप ऑफ स्पाइकलेट, जो स्पाइकलेट ग्रुप का होता है। अब क्लाइमेट जो होता है तो C3 प्लांट होता है, सॉल्ट डे प्लांट होता है। रिक्वायर्ड इसके लिए जो होता है हॉट एज ह्यूमिड क्लाइमेट इसके लिए चाहिए होता है। अब सॉयल इसके लिए होता है क्ले एंड क्ले लोम, द बेस्ट सिचुएटेड ऑफ राइस कल्टीवेशन, मतलब राइस कल्टीवेशन के लिए सबसे बेस्ट सॉयल होता है। एसिडिक सॉयल आर गुड फॉर राइस कल्टीवेशन, राइस कल्टीवेशन के लिए एसिडिक सॉयल अच्छा होता है। मोस्ट सुटेबल pH रेंज कितना होना चाहिए इसके लिए? 4 से 6 होना चाहिए। एवरेज टेम्परेचर ऑफ प्लांट ग्रोन इज जो होता है 21 to 37 डिग्री सेल्सियस, मतलब जब प्लांट को आप उगाएं तो उसका एवरेज टेम्परेचर वहाँ का कितना होना चाहिए? 21 से 37 डिग्री सेल्सियस। इन इंडिया मोस्टली राइस कल्टीवेशन ऑन लो लैंड कंडीशन, इंडिया में ज़्यादातर जो होता है राइस कल्टीवेशन लो लैंड कंडीशन में किया जाता है। राइस इज सेमी एक्वाटिक प्लांट ग्रोन बेस्ट अंडर सबमर्ज्ड कंडीशन। अंडर दिस कंडीशंस द एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाई एरिचाइमेटस टिश्यू ऑफ लीव्स। तो मतलब चावल जो होता है एक अर्धजलीय पौधा है जिसे जलमग्न स्थिति में ज़्यादा मतलब सबसे अच्छा उगाया जाता है, और इन परिस्थितियों में वायुमंडल ऑक्सीजन पत्तियों की जो होता है वायु कोशीय ऊतकों द्वारा ले जाया जाता है। अब अगला है सीजन। तो 3 सीजन होता है, अस, अमान और बोरो। अस के लिए होता है सोविंग टाइम जो होता है अप्रैल मई होता है। अमान यानी कि खरीफ के लिए होता है जून जुलाई होता है। और बोरो के लिए होता है सोविंग टाइम नवंबर दिसंबर होता है। अब आता है इसी में एक पॉइंट दिया हुआ है, इन नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ कंट्री ओनली अमान, जिसको खरीफ कहते हैं, क्रॉप इज टेकन ड्यू टू फॉलिंग ऑफ टेम्परेचर इन विंटर। मतलब देश के उत्तर पश्चिम भाग में जो होता है सर्दियों में तापमान गिरने के कारण केवल अमान यानी कि खरीफ की ही फसल ली जाती है। अब अगला पॉइंट है वैरायटी। तो फर्स्ट ड्वार्फ वैरायटी ऑफ राइस
डेवलप्ड इन द वर्ल्ड इज होता है TN1 इन ताइवान इन 1965 4 to 5। मतलब ताइवान में 1964-65 में पहला जो होता है ड्वार्फ वैरायटी राइस का खोजा गया था, जो कि वर्ल्ड का पहला था और जिसका नाम था TN1। अब अगला पॉइंट है इसी में, फर्स्ट हाई यील्डिंग ड्वार्फ वैरायटी डेवलप्ड इन द वर्ल्ड इज होता है IR8 बाई क्रॉस बिटवीन पेटा इंटू DEGEE डॉट WOO जीन। It was the first now as photo-insensitive variety to be released by International Rice Research Institute in 1966। मतलब फर्स्ट हाई यील्डिंग ड्वार्फ वैरायटी, फर्स्ट जो है ज़्यादा उत्पादन करने वाली ड्वार्फ वैरायटी दुनिया में जो है पहली बार डेवलप की गई थी। IR8 था और ये किसके क्रॉस से हुआ था, तो पेटा इंटू DEEGEE.WOO जीन द्वारा डेवलप किया गया था। और अंतर्राष्ट्रीय और यह जो है 1966 में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी किए जाने वाला पहली ज्ञात जो है फोटो असंवेदनशील किस्म है, फोटो इंसेंसिटिव वैरायटी है। अब लिटरली मीनिंग ऑफ DEEGEE.WOO जीन इज जो है ब्राउन टिपेट शॉर्ट लेग्ड है। और इन 1964 द इंट्रोडक्शन ऑफ ताइचुंग नेटिव 1 जिसको TN1 कहते हैं इन इंडिया सिग्नल्ड ए न्यू एरा इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ राइस यील्ड। मतलब 1964 में भारत में ताइचुंग नेटिव 1 जो है की शुरुआत ने जो है चावल की पैदावार में सुधार का एक नए युग का संकेत दिया। अब IR8 वाज द सेकेंड इंट्रोड्यूस वैरायटी इन इंडिया फ्रॉम द IRRI मनीला फिलीपींस इन 1965। मतलब IR8 जो है ऐसी सेकेंड वैरायटी को इंट्रोड्यूस किया गया था और जो कहाँ से डेवलप किया गया है, नहीं जो कहाँ से मतलब इंट्रोड्यूस किया गया था, तो IRRI इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला फिलीपींस 1965 में। और फर्स्ट इंडियन हाई यील्डिंग अर्लिस्ट सेमी ड्वार्फ वैरायटी, मतलब पहली होता है हाई यील्डिंग और अर्लिस्ट सेमी ड्वार्फ वैरायटी कौन सी थी, जया थी। रिलीज़ कब किया गया था इसको, 1968 में। इवॉल्व मतलब खोजा किसने था, डॉक्टर शास्त्री जी ने खोजा था। एंड इट इज़ क्रॉस बिटवीन, और यह क्रॉस किसका था, TN1 का और टाइप 141 का। इट्स गुड यील्डर एज कंपेयर टू TN एंड IR बोथ। मतलब जो था यह ज़्यादा उत्पादन करने वाला था और किसके मुकाबले, TN1 और IR8 दोनों के हिसाब से। और हैंस कॉल्ड जो है मिरेकल राइस इन इंडिया, और इसको क्या बुलाया गया, मिरेकल राइस इन इंडिया। अब कटक उड़ीसा इवॉल्व्ड 2 वैरायटी मालिंगा एंड मासूरी। तो कटक उड़ीसा द्वारा 2 वैरायटी निकाली गई थी, मालिंगा एंड मासूरी। म्यूटेंट ड्वार्फ वैरायटी ऑफ राइस, तो म्यूटेंट ड्वार्फ वैरायटी राइस का कौन सा है, जगन्नाथ है एंड सतारी है। अब वैरायटी सुटेबल फॉर डायरेक्ट सीडलिंग, डायरेक्ट सीडलिंग के लिए कौन सी वैरायटी सुटेबल है, तो इसके लिए बाला है, कावेरी है, नगीना 22 है और पूसा 221 है। अब BLB यानी कि बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट टोलरेंट मतलब सेंसिल, इसमें कौन सी है, तो TKM 6 है। अब सैलिनिटी टोलरेंट वैरायटी कौन है, तो IR8 है और लूनी सीरी है। और सूटेबल फॉर वाटर लॉकेट एरिया
तो मतलब जल भराव के क्षेत्र के लिए सुटेबल कौन सा है, तो जलमग्न है। और फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ बासमती इन वर्ल्ड, तो पहली हाइब्रिड जो था बासमती की किस्म कौन सा है दुनिया की, तो PRH10 है। और फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ राइस इन इंडिया, तो फर्स्ट हाइब्रिड राइस इंडिया की कौन सा था है, CORH1 है, 1994 की है ये। और वैरायटी रिलीज्ड फ्रॉम IARI, तो IARI द्वारा कौन सी वैरायटी रिलीज़ की गई है, तो इसमें नोरिन 8 है, 18 है, पूसा 2 और 21 है, एंड बासमती 370 है, पंकज है, IR 20 है। इतनी वैरायटियां हैं जो IARI द्वारा निकाली गई हैं। अब पूसा बासमती, इट्स वर्ल्ड फर्स्ट हाई यील्डिंग ड्वार्फ वैरायटी अंडर क्वालिटी राइस हैज़ बीन डेवलप्ड बाय IARI थ्रू कन्वर्जेंट ब्रीडिंग, मतलब यह जो है गुणवत्ता वाले चावल के तहत दुनिया की पहली उच्च उत्पाद देने वाली बौनी किस्म है, जिसे IARI द्वारा अभिसरण यानी कि अभिसरण प्रजनन के माध्यम से जो है विकसित किया गया है। अब अदर वैरायटीज़ में कौन कौन सी आती है, तो पद्मा आता है, अपलैंड के लिए इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद पंकज आता है, वाटर लॉकेट के लिए प्रयोग करते हैं। रत्ना आता है, चंबल आता है, सीता आता है, साबरमती आता है, आदि आते हैं। अब अगला पॉइंट है सीड रेट, तो ब्रॉडकास्टिंग यानी कि छिड़काव आप करेंगे तो 100 kg प्रति हेक्टेयर लगता है। ड्रिलिंग विधि का प्रयोग करेंगे तो 60 kg प्रति हेक्टेयर लगेगा। अगर आप हाइब्रिड राइस का प्रयोग करते तो 15 kg प्रति हेक्टेयर लगेगा। डेपोक मेथड का प्रयोग करते तो 1.5 से जो था 3 kg प्रति मीटर स्क्वायर के हिसाब से लगेगा। और रो एंड प्लांट का डिस्टेंस इसमें कितना होता है, तो 20 × 10 सेंटीमीटर होता है। अब अगला आता है फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट, तो फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट में पहला पॉइंट दिया हुआ है NPK रेशियो, NPK का अनुपात कितना होता है, तो 100-60-60 होता है। एंड जो था 25 की ग्रह जो था इसमें जिंक सल्फेट भी डालते हैं लास्ट पर्डलिंग के समय। ये जनरली रिकमेंडेड इन राइस फॉर हाई यील्डिंग वैरायटी, मतलब ये जो इतना बताया गया है ये जनरली रिकमेंड होता है राइस के हाई यील्डिंग वैरायटी के लिए, अगर जो हमको अधिक उत्पादकता लेनी है। तो अगला पॉइंट है इसी में, द वाटर लॉग्ड puddle soil developed 2 zones, the upper zone first to 10 mm and a thin surface layer which contains oxygen is called oxidized zone, and immediately below the oxidized layer lies a residue layer which contains नो ऑक्सीजन इज कॉल्ड रेसिड्यू जोन। इसमें कह रहा है कि जल भराव वाली पोखर विधि यानी कि पडल सॉयल 2 क्षेत्रों का विकास करती है। एक ऊपरी क्षेत्र होता है जो कि 1 से 10 mm का होता है, और एक पतली सतह की परत जिसमें ऑक्सीजन होता है, जिसे ऑक्सीडाइज जोन कहा जाता है। और ऑक्सीकृत परत के ठीक नीचे एक कम परत होती है जिसमें कोई ऑक्सीजन नहीं होता है, जिसे रिड्यूस जोन कहा जाता है। अब अगला है इसी में अगला पॉइंट दिया हुआ है, यूज फॉर नाइट्रेट फर्टिलाइजर इन पैडी फील्ड शुड बी अवॉइड ड्यू टू मोर ससेप्टिबिलिटी टू लॉस ऑफ नाइट्रोजन थ्रू द लीचिंग एंड डीनाइट्रिफिकेशन, मतलब लीचिंग और डीनाइट्रिफिकेशन के माध्यम से नाइट्रोजन के नुकसान की अधिक संवेदनशीलता के कारण जो था धान के खेत में नाइट्रेट उर्वरकों से बचना चाहिए। नाइट्रेट उर्वरकों के उपयोग से बचना चाहिए। अब इसके बाद अगला पॉइंट है, हेंस इन लो लैंड द डीप प्लेसमेंट ऑफ द एमोनिकल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर इन द रेसिड्यू जोन has been proved to be efficient method of nitrogen application than other method। अतः निचली भूमि में नाइट्रोजन उर्वरक के अमोनिकल रूप का कम क्षेत्र में गहरा स्थान
नाइट्रोजन अनुप्रयोग की अन्य विधियों की तुलना में जो है प्रभावी तरीका साबित हुआ है। अब इसी में अगला पॉइंट दिया हुआ है, इफ़ वी हैव टू यूज नाइट्रेट फर्टिलाइजर इन लो लैंड देन वी शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन ऑक्सीडाइज्ड जोन ओनली। मतलब अगर हमें नीचे भूमि में नाइट्रेट उर्वरक का जो उपयोग करना है तो हमें ऑक्सीकृत क्षेत्र में ही शामिल किया जाना चाहिए। अब नाइट्रोजन यूज इफ़िशियंसी इन राइस, तो राइस में नाइट्रोजन यूज इफ़िशियंसी कितना है, 30 से 40% है। अब बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो इसमें पॉइंट दिया हुआ है, इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट द टोटल नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट ऑफ राइस कुड बी ब्रॉक्ड डाउन बाई अबाउट 25 to 30% थ्रू बायो फर्टिलाइज़र। मतलब यह अनुमान लगाया गया है कि जैव उर्वरक जो होता है शैवाल के माध्यम से चावल की कुल नाइट्रोजन आवश्यकता का लगभग जो होता है 25 से 30% तक जो होता है कम किया जा सकता है। इन एडिशन टू ब्लू ग्रीन एल्गी यानी BGA भी उसको कहते हैं, द एसोसिएशन ऑफ द वाटर फर्न एजोला विथ द ब्लू ग्रीन एल्गी एनाबिना एजोले आल्सो हेल्प इन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। मतलब इसमें दिया गया है कि ब्लू ग्रीन एल्गी के अलावा जल फर्न एजोला का नीला हरा शैवाल एनाबेना एजोला के साथ जुड़ाव भी जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करता है। अब अगला पॉइंट है, एजिटोबैक्टर ए नॉन सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आल्सो फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बायोलॉजिकली इन अपलैंड राइस फील्ड। तो एजिटोबैक्टर क्या होता है, यह एक नॉन सिम्बियोटिक जो होता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है जो वायुमंडलीय होता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होता है उसको राइस के फील्ड में अपलैंड में क्या होता है ये लाकर एकत्रित करता है। अब अगला है खैरा डिजीज़, तो जिंक डिफिशियंसी काजस खैरा डिजीज़ इन राइस यूजुअली एट नर्सरी स्टेज। तो नर्सरी स्टेज में क्या होता है, खैरा डिजीज़ होता है जो कि जिंक डिफिशियंसी यानी कि जिंक की कमी के कारण होता है। अब इसी में अगला पॉइंट दिया हुआ है, द टिप ऑफ जिंक डिफिशियंट लीव्स फर्स्ट बिकम येलो एंड देन ड्राई एंड प्लांट रिमेंड स्टन्ड। इसका मतलब है कि जिंक की कमी वाले पत्तों का सिरा होता है पहले पीला होता है और फिर सूख जाता है और पौधा जो होता है रूखा रह जाता है। जिंक डिफिशियंसी इज मार्क्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ रस्ट कलर्ड और ब्राउनिश रेड कोलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ द आउटर लीव्स। जिंक की कमी जो होता है बाहरी पत्तियों की सतह पर जंग के रंग या जो होता है भूरे लाल रंग की उपस्थिति से चिन्हित होती है। अब अगला पॉइंट इसी में दिया हुआ है, फर्स्ट रिपोर्ट बाय YL निन इन 1966 एट पंतनगर उत्तराखंड। तो पहला रिपोर्ट ये कहाँ पे किया गया था, पहली बार ये कहाँ पे हुआ था, मतलब इसका रिपोर्ट किसने किया था, तो किसने किया था, तो YL निन थे 1966 में और पंतनगर उत्तराखंड में। अब इट इज़ मैनेज्ड बाय स्प्रे ऑफ होता है @ 5 kg जिंक सल्फेट एट नर्सरी स्टेज। मतलब 5 किग्रा जिंक सल्फेट का आप नर्सरी स्टेज में आप प्रयोग करते हैं तो यह सही हो जाएगा। और फोलियर स्प्रे ऑफ होता है 0.5% जिंक सल्फेट इन अर्ली स्टेज ऑफ क्रॉप। क्रॉप के अर्ली स्टेज में होता है 0.5% जो होता है जिंक सल्फेट का प्रयोग करने से सही हो जाएगा फोलियर स्प्रे के रूप में अगर आप प्रयोग करते हैं। अब अगला है ब्राउनिंग ऑफ राइस। तो आयरन टॉक्सिसिटी इन राइस इज नाउ एज ब्राउनिंग ऑफ राइस। तो आयरन विषाक्तता राइस में जब होता है तो उसको हम लोग ब्राउनिंग ऑफ राइस कहते हैं, ठीक है। आयरन टॉक्सिसिटी इज द मेजर प्रॉब्लम ऑफ टू राइस प्रोडक्शन इन वाटर लॉग्ड एसिड सल्फेट्स सॉयल ऑफ
अल्टीसोल्स एज ऑक्सीसोल्स सॉयल ऑर्डर। इसमें दिया गया है कि अल्टीसोल्स और ऑक्सीसोल्स मिट्टी के पानी से भरे जो होता है एसिड सल्फेट मिट्टी में चावल के उत्पादन के लिए लौह विषाक्तता का प्रमुख समस्या है। और द बिगनिंग ऑफ आयरन टॉक्सिसिटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ पर्पल कलरेंस एट द लीफ टिप्स एंड फाइनली हैज़ ए स्क्रॉच्ड अपीयरेंस। मतलब लोहे की विषाक्तता की शुरुआत पत्ती युक्तियों पर पर्पल रंग की उपस्थिति की विशेषता है और अंत में जो होता है एक झुलसा हुआ रूप है। और फाल्गुना वैरायटी इज टोलरेंट टू एफी टॉक्सिसिटी। मतलब लोहे की विषाक्तता के टोलरेंट वैरायटी कौन सी है, तो फाल्गुना है। अब अगला है सिलिकॉन इन राइस। सिलिकॉन इज रिगार्डेड एज इसेंशियल न्यूट्रिएंट इन राइस प्रोडक्शन। राइस प्रोडक्शन में जो होता है सिलिकॉन जो होता है एक इसेंशियल न्यूट्रिएंट के रूप में होता है। और सिलिकॉन जो होता है डिफिशियंट प्लांट आर सॉफ्ट एंड ड्रॉपी। और सिलिकॉन से डिफिशियंट प्लांट कैसा होता है, सॉफ्ट होता है और ड्रॉपी टाइप में होता है। और सिलिकॉन सप्लाई मोस्टली रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द पेनिसल इनिशिएशन स्टेज बिकॉज ड्यूरिंग दिस स्टेज रूट एक्टिविटी relatively reduced and the rate of transpiration is highest। सिलिकॉन की आपूर्ति ज़्यादातर जो होता है पेनिकल स्टेज के दौरान जो होता है आवश्यक होती है, क्योंकि इस चरण के दौरान जो होता है जड़ गतिविधि अपेक्षाकृत कम हो जाती है और वाष्पोत्सर्जन की दर जो होता है अधिक होती है। अब अगला पॉइंट है It has been noticed that silicon provides a thick cuticle silica layer which function as a barrier against attack by insect pest। यह देखा गया है कि सिलिकॉन जो है एक मोटी लेयर जो है प्रदान करती है जो इंसेक्ट पेस्ट के अटैक के दौरान जो है बाधक का कार्य करती है। मतलब इसे सुरक्षा एक हिसाब से देखो तो प्रोवाइड कराती है। अब सिलिकॉन डिफिशियंसी कैन बी करेक्ट बाय एप्लीकेशन ऑफ बेसिक स्लैग। बेसिक स्लैग का प्रयोग करके हम सिलिकॉन डिफिशियंसी को सही कर सकते हैं। और कितना मात्रा, 1.5 से 2 टन प्रति हेक्टेयर। और बिकॉज बेसिक स्लैग इज़ द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ कैल्शियम सिलिकेट। ऐसा क्यों है कि हम बेसिक स्लैग का प्रयोग करके इसको सही कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक स्लैग में जो होता है कॉमन सोर्स के रूप में जो होता है कैल्शियम सिलिकेट पाया जाता है। अब अगला पॉइंट है वीड मैनेजमेंट। तो वीड मैनेजमेंट में दिया हुआ है इचाइनोकोला क्रसगाली एंड इचाइनोकोला कोलोनम जो होता है आर मेजर वीड इन राइस। तो इचाइनोकोला क्रसगाली और इचाइनोकोला कोलोनम जो होता है एक मेजर जो होता है, मेजर मतलब खरपतवार हैं किसके, राइस के हैं। द वीड प्रॉब्लम इज लेस इन लो लैंड ट्रांसप्लांटेड राइस कंपेयर टू अपलैंड डायरेक्ट सीडेड। डायरेक्ट सीड बुआई जो अपलैंड में होता है उसकी तुलना में लेस यानी कि कम मात्रा में लैंड ट्रांसप्लांटेड राइस में जो होता है वीड पाया जाता है। अब अगला पॉइंट है हर्बिसाइड यूज्ड इन राइस क्रॉप। तो राइस क्रॉप में कौन सा हर्बिसाइड प्रयोग करते हैं, तो बेंथियोकार्ब है। कितना, @ 2 kg AI प्रति हेक्टेयर प्रयोग करते हैं एप्लीकाइड प्री इमरजेंस के रूप में। और दूसरा आता है इसमें प्रोपानिल आता है जिसको स्टेम F34 भी कहते हैं। 3 kg AI प्रति हेक्टेयर इज एप्लीकेड एट 1 वीक आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग और पोस्ट इमरजेंस ऑफ वीड। तो प्रोपानिल का प्रयोग जो होता है 3 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से करते हैं। और कब करते हैं, ट्रांसप्लांटिंग के आफ्टर 1 वीक पर, या जो होता पोस्ट इमरजेंस के रूप में प्रयोग करते हैं। अब तीसरा पॉइंट है ब्यूटाक्लोर। तो ब्यूटाक्लोर या मचेटी @ 2 से 3 किग्रा प्रति हेक्टेयर
इज़ यूज्ड एज प्री इमरजेंस। एग्जाम्पल जो होता है, वीड हैव नॉट इमर्ज्ड द फील्ड इन फील्ड, इट इज़ इफेक्टिव टू कंट्रोल बोथ एनुअल ग्रासेज एंड ब्रॉड लीफ एज प्री इमरजेंस ऑफ वीड्स बिकॉज इमर्ज्ड वीड आर नॉट किल। ब्यूटाक्लोर मचाइटी एट द रेट 2 से 3 किग्रा प्रति हेक्टेयर का उपयोग जो होता है प्री इमरजेंस यानी कि पूर्व उद्भव के रूप में किया जाता है। अर्थात जो होता है खेत में खरपतवार नहीं निकलते हैं और यह जो होता है वार्षिक घास और चौड़ी पत्ती दोनों को जो होता है खरपतवार के पूर्व उद्भव के रूप में नियंत्रित करने के लिए प्रभावी है, क्योंकि उभरे हुए जो होता है खरपतवार मारे नहीं जाते हैं। अब अगला पॉइंट है एनाइलोपोडस। इट इज़ ए प्री इमरजेंस एंड अर्ली पोस्ट इमरजेंस सेलेक्टिव हर्बिसाइड यूज्ड फॉर कंट्रोल ऑफ एनुअल ग्रासेस, sedges and some broad-leafed weeds in transplanted and direct seeded rice। तो यह एक प्री इमरजेंस और प्रारंभिक पोस्ट इमरजेंस चयनात्मक शाकनाशी है और जिसका प्रयोग होता है प्रत्यारोपित यानी कि ट्रांसप्लांटेड और सीधे बीज यानी कि डायरेक्ट सीडेड वाले चावल में जो होता है वार्षिक घास, सेज और कुछ जो होता है व्यापक खरपतवार के नियंत्रण के लिए किया जाता है। अब अगला पॉइंट है ब्रूसिंग। तो इसमें दिया हुआ है, इसके अंतर्गत पहला पॉइंट दिया हुआ है, इट इन्वॉल्व क्रॉस प्लॉगिंग द यंग क्रॉप 4 to 6 वीक आफ्टर सोइंग विथ ए लाइट कंट्री प्लॉग इन 5 to 10 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर वंस और ट्वाइस। तो इसका मतलब है इसमें युवा फसल को क्रॉस जुताई करना शामिल है और बुआई के 4 से 6 सप्ताह बाद जोता है हल्के देसी हल से जोता है 5 से 10 सेंटीमीटर खड़े पानी में 1 या 2 बार किया जाता है। अब पर्पस बिहाइंड दिस टू कंट्रोल वीड्स, ऑप्टिमाइज क्रॉप स्टैंड एंड प्रोवाइड सॉइल एरेशन। इसका पर्पस क्या है? कंट्रोल वीड मतलब खरपतवार को रोकने के लिए, और ऑप्टिमाइज क्रॉप एंड स्टैंड एंड प्रोवाइड जो है सॉइल एरेशन, मृदा में जो है हवा को पहुंचाने का कार्य होता है। अब अगला पॉइंट आता है पडलिंग। तो पडलिंग में पहला पॉइंट दिया हुआ है, इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉइल एग्रीगेट बाय मैकेनिकल फोर्स इन सॉइल विथ एक्सेसिव मॉइस्चर कंटेंट। तो इसका मतलब है यह अत्यधिक नमी वाली मिट्टी में यांत्रिक बल द्वारा मिट्टी के समुच्चय को नष्ट करने की प्रक्रिया है। अब इसी में अगला है, पडलिंग डिस्ट्रॉय द सॉइल स्ट्रक्चर विच हैम्पर्स रूट पेनिट्रेशन and the development of the succeeding upland crop growing in rotation with rice। पटलिंग क्या होता है? मिट्टी की संरचना को नष्ट कर देता है जो जड़ प्रवेश और चावल के साथ रोटेशन में उगाई जाने वाली बाद की जो है ऊपरी फसलों के विकास में बाधा डालता है। पडलिंग इंक्रीजेज द बल्क डेंसिटी ऑफ सॉइल अबाउट 1.4 to 1.7। पडलिंग क्या करता है कि बल्क डेंसिटी जो है बढ़ाता है 1.4 से 1.7 ग्राम पर सीसी। अब इट इज़ डन विथ इक्विपमेंट नाउ एज पडलर, और यह जिस इक्विपमेंट से किया जाता है उसका नाम होता है पडलर। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ पडलिंग, तो पडलिंग का मतलब करने का हमारा उद्देश्य क्या होता है? टू रिड्यूस परकोलेशन लॉस ऑफ वाटर, पानी के अंतःस्रावी के नुकसान को जो होता है यह कम करता है, जो कि इसका मेन ऑब्जेक्ट है।
अब इसी में अगला पॉइंट दिया हुआ है, टू रिड्यूस वीड इन्फेंटेशन। यह जो है वीड जो है खरपतवार इन्फेंटेशन को जो है रोकने का काम करता है, मतलब कम करने का काम करता है। और टू इंक्रीज होता है न्यूट्रिएंट एबिलिटी, मतलब न्यूट्रिएंट की जो है उपलब्धता या बढ़ाता है। अब अगला हेडिंग इसमें दिया हुआ है, क्रिटिकल स्टेज ऑफ वाटर। तो क्रिटिकल स्टेज में इसका दो है, एक टिलरिंग स्टेज है और एक बूटिंग। तो टिलरिंग स्टेज होता है इट कम 2 to 20 डे आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग, मतलब ट्रांसप्लांटिंग के 2 से जो 20 दिन की अवस्था होती है। अब अगला है इसी में अगला पॉइंट है बूटिंग और लेट पेनिसल इनिशिएशन स्टेज। तो इसमें क्या होता है कि स्वेलिंग ऑफ द फ्लैग लीफ सेल्स इज कॉल्ड बूटिंग, इट इज़ मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ वाटर। तो इसमें है कि फ्लैग लीफ म्यान की जो सूजन को बूटिंग कहा जाता है, और चावल की फसल में पानी के लिए जो यह सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होता है या स्टेज होता है। अब आता है अगला डेपोग मेथड ऑफ राइस कल्टीवेशन, राइस कल्टीवेशन का डेपोग विधि। तो दिस मेथड वाज इंट्रोड्यूस फ्रॉम फिलीपींस, यह जो था फिलीपींस द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है। और इन दिस मेथड सीडलिंग बिकम रेडी ऑफ ट्रांसप्लांटिंग ऑन 12th डे आफ्टर सीडलिंग। मतलब क्या है, यह जो है बुआई के जो है 12 दिन बाद क्या होता है ट्रांसप्लांटिंग के लिए तैयार हो जाता है, इसका पौध तैयार हो जाता है। और इट कंप्राइज्ड राइजिंग ऑफ डेंस स्टैंड ऑफ सीडलिंग विदाउट कॉन्टैक्ट ऑफ सॉयल। इसमें क्या होता है मिट्टी के संपर्क के बिना जो है रोपाई के घने स्टैंड का बढ़ना शामिल है। रेट ऑफ नर्सरी स्प्राउटेड सीड एट द रेट 3 kg per meter square ऑन वुडन प्लांक ट्रे। वुडन प्लांक ट्रे में जो है एट द रेट 3 kg पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से जो है इसमें सीड लगता है। और बेसिकली इसमें कह रहा है कि लकड़ी के तख्तों या कंक्रीट के फर्श और पॉलीथीन की चादर से ढकी हुई जो है क्यारी पर नर्सरी में अंकुरित बीजों का दर जो है 3 kg प्रति मीटर स्क्वायर है। Hence 25 to 30 मीटर स्क्वायर नर्सरी एरिया इज सफिशियंट फॉर 1 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर के लिए कितना एरिया चाहिए होता, तो 25 से 30 मीटर स्क्वायर का जो एरिया होता है उतना सफिशियंट होता है। अब अगला है हाइब्रिड राइस। तो इसमें है कि इन द लास्ट डिकेड ऑफ 1970 हाइब्रिड राइस वाज फर्स्टली डेवलप्ड बाय चाइना बाय यूजिंग साइटोप्लाज्म मेल स्टेरिलिटी फर्टिलिटी रिस्टोर्ड जीन सिस्टम। तो अंतिम दशक में जो है हाइब्रिड 1970 के अंतिम दशक में हाइब्रिड चावल को सबसे पहले जो है चीन द्वारा साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी फर्टिलिटी रिस्टोर्ड जीन सिस्टम का उपयोग करके विकसित किया गया था। आफ्टर चाइना इंडिया इज़ द सेकेंड कंट्री टू कमर्शियलाइज हाइब्रिड राइस। चाइना के बाद दूसरा ऐसा देश भारत था जिसने हाइब्रिड राइस को जो था कमर्शियलाइज कर दिया, मतलब व्यापारिक स्तर पे बोने के लिए अनुमति दे दी थी। और कौन सी वैरायटी थी, APRH1 था, APRH2 था और KRH था और MGR1 था। अब PHB 71 is the only hybrid rice which is released by private organization। तो PHB 71 एक ऐसी हाइब्रिड वैरायटी थी जिसको प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा रिलीज किया गया था। अब आता है श्री मेथड या SRI, जिसको सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन कहते हैं, उसका पूरा नाम है। तो इसमें दिया है पहला पॉइंट, दिस मेथडोलॉजी वाज डेवलप्ड बाय हैरी
डी लायुलेनी इन मेडागास्कर इन 1980s। तो यह जो है हेनरी डी लायोलेनी द्वारा मेडागास्कर में जो था 1980 में डेवलप किया गया था यह मेथड। और इट इज़ एन एग्रो इकोलॉजिकल अप्रोच फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ irrigated rice by changing the management of plants, soil, water and nutrients and cultivating of rice with as much organic manure as possible। तो इसमें कह रहा है कि यह पौधों, मिट्टी, पानी और पोषक तत्वों के प्रबंधन को बदल कर देता है सिंचित चावल की उत्पादकता बढ़ाने और जितना संभव हो उतना जैविक खाद के साथ चावल की खेती करने के लिए एक कृषि पारिस्थितिकी दृष्टिकोण है। अब इसमें अगला पॉइंट दिया हुआ है कि बेसिक प्रिंसिपल्स इन श्री आर सिग्निफिकेंटली रिड्यूसिंग प्लांट पॉपुलेशन, इरिगेशन quantities, as improving soil condition by using less or nil herbicide और chemical। इसमें कह रहा है श्री जुताई या सराई में बुनियादी सिद्धांत पौधों की आबादी, सिंचाई की मात्रा को कम करना और कम या शून्य जुता है जड़ी बूटियों यानी कि जिसको हम लोग हर्बिसाइड कहते हैं या रसायनों का उपयोग करके मिट्टी की स्थिति में सुधार करना है। बेनिफिट्स इंक्लूड 20 to 100%। लाभ कितना होता है? 20 से 100% के करीब में होता है। और मतलब या मोर इंक्रीज यील्ड अप टू 90% रिडक्शन इन रिक्वायर्ड सीड एंड अप टू 50% वाटर सेविंग। 50% जो होता है इसमें जल की बचत होती है और 90% जो होता है वाटर की मात्रा जो होता है इसमें, मतलब वाटर ने सीड की मात्रा इसमें कम होता है। विथ श्री एवरेज यील्ड्स ऑफ राइस आर 6 to 7 टन पर हेक्टेयर कंपेयर टू कन्वेंशनल मेथड। अब कन्वेंशनल मेथड से क्या होता है 2 से 3 टन जो है प्रति हेक्टेयर होता है, लेकिन जब आप श्री मेथड का प्रयोग करते हैं तो एवरेज यील्डिंग कितना आ जाता है 6 से 7 टन प्रति हेक्टेयर आता है। श्री मेनली अडॉप्ट फॉर इरिगेटेड अपलैंड और रेनफेड राइस एज वेल एज अदर क्रॉप्स सच एज वीट, शुगर केन, मिलेट, मस्टर्ड etc। श्री को जोता है मुख्य रूप से सिंचित ऊपरी भूमि या बरानी चावल के साथ साथ अन्य फसलों जैसे गेहूँ, गन्ना, बाजरा, सरसों आदि के लिए जोता है अपनाया जाता है। श्री इज़ मोर feasible फॉर द फार्मर्स हु हैव स्मॉल लैंड होल्डिंग्स एंड नीड टू गेट द हाइएस्ट यील्ड पॉसिबल फ्रॉम देयर अवेलेबल लैंड। श्री जोता उन किसानों के लिए अधिक व्यवहार्य है जिनके पास छोटी जोत है और उन्हें जोता है अपनी उपलब्ध भूमि से उच्चतम उपज प्राप्त करने की आवश्यकता है। इट इज़ ए प्रैक्टिस वेयर राइस फील्ड्स आर कीप्ड वेट नॉट फ्लडेड विथ वाटर, intermittent irrigation that keeps the soil moist but not flooded। तो यह एक ऐसी प्रथा है जहाँ चावल के खेतों को गीला रखा जाता है और पानी से नहीं भरा जाता है और रुक रुक कर सिंचाई की जाती है जो मिट्टी को नम रखता है लेकिन बाढ़ नहीं रख करता है। अब अगला पॉइंट है इन आंध्र प्रदेश SRI was demonstrated in all the district during खरीफ 2003। तो आंध्र प्रदेश में खरीफ 2003 के दौरान सभी जिलों में श्री का प्रदर्शन किया गया था। इन SRI
वाइड स्पेसिंग प्लांटिंग 25 into 25 centimeter are adopted and transplanting of young seedling set to leaf stage 8 to 12 days old. Nursery area is 100 meter square. Another with seed rate of 2 kg per acre और 5 kg पर हेक्टेयर। तो इसका मतलब है कि SRI में जो होता है चौड़ी दूरी पर रोपण जो होता है 25 into 25 सेंटीमीटर पर अपनाया जाता है और 2 पत्ती चरण में जो होता है 8 से 12 दिन पुराना पर युवा पौध की रोपाई की जाती है। नर्सरी क्षेत्र जो होता है 100 मीटर स्क्वायर पर्याप्त होता है, जिसमें बीज दर्ज होता है 2 kg पर एकड़ या 5 kg पर हेक्टेयर होती है। अब डीमेरिट ऑफ SRI इज हाई लेबर कॉस्ट इन द इनिशियल ईयर। तो इनिशियल ईयर में क्या होता है, हाई लेबर कॉस्ट इसमें लगता है, ये इसकी बहुत बड़ी बाधा है। और फॉर इंडिविजुअल सीडलिंग ट्रांसप्लांटिंग एंड वेडिंग, किस लिए, व्यक्तिगत बुआई के लिए और रोपाई और निराई के लिए। अब अगला हेडिंग दिया हुआ है इसमें प्रोसेसिंग ऑफ राइस। तो इसमें पहला आता है मिलिंग। द एल्यूरोन लेयर एंड एम्ब्रियो आर रिमूव्ड ड्यूरिंग द पॉलिशिंग ऑफ राइस ग्रेन। There is a loss of vitamin B, particularly thiamine, the deficiency of which causes the disease called beriberi in those person who continuously eat polished rice। मतलब चावल के दाने की पॉलिशिंग के दौरान क्या होता है, एल्रोन परत और जो था भ्रूण हटा दिया जाता है। विटामिन बी विशेष रूप से जो था थायमिन की कमी होती है और जिसकी कमी से जो था उन लोगों में बेरी नामक रोग होता है जो लगातार पॉलिश किए हुए जो था चावल खाते हैं। अब दूसरा इसी में है पॉलिश ऑफ राइस, द रिमूवल ऑफ वेरी फाइन ब्रेन, क्लीनिंग ऑफ मिलेटेड राइस एंड स्मूथिंग of the surface is called polishing। चावल से चिपके हुए बहुत महीन चोकर को हटाना और सतह को चिकना करना पॉलिशिंग कहलाता है। अब है परप बॉइलिंग। इट इज़ ए हाइड्रोथर्मल प्रोसेस इन विच द क्रिस्टलाइन form of starch is changed into an amorphous form on account of irreversible swelling and fusion of starch। इसमें कह रहा है कि यह एक हाइड्रोथर्मल प्रक्रिया है जिसमें स्टार्च से क्रिस्टलीय अपरिवर्तनीय सूजन और स्टार्च के संलयन के कारण जो है अनाकार में जो बदल जाता है। अब है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ, लेकिन इम्पॉर्टेंट पॉइंट होना चाहिए था। सोविंग टाइम ऑफ अस राइस। तो अस राइस का सोविंग टाइम कब है, अप्रैल से मई। और सोविंग टाइम ऑफ बोरो राइस, तो बोरो राइस का जो है बुआई का समय कौन सा है, तो नवंबर से दिसंबर। राइस इन्फ्लोरेसेंस इज नाउ एस, राइस के पुष्पक्रम को क्या कहते हैं, तो पेनिकल कहते हैं। और उसके बाद पेनिकल, और उसके बाद राइस इज़ ए टाइप ऑफ प्लांट। राइस किस टाइप का प्लांट है, तो सॉर्डे प्लांट है। और कार्डिनल टेम्परेचर ऑफ राइस इज, कार्डिनल टेम्परेचर कितना होना चाहिए राइस का, तो 30 से 32 डिग्री। और ह्यूलिंग परसेंट ऑफ राइस, राइस में ह्यूलिंग परसेंट कितना होता है, तो 65% होता है। और फ्रूट ऑफ राइस इज नाउ एज, राइस के फ्रूट को क्या कहते हैं, तो कैरियोप्सिस कहते हैं। वाइडली यूज नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र इन राइस, तो ज़्यादातर
कौन से नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र का प्रयोग करते हैं, तो अमोनियम सल्फेट का प्रयोग करते हैं राइस में। ऑप्टिमम पीएच ऑफ सॉइल रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग राइसेज, राइस के ग्रोइंग के समय जो होता है ऑप्टिमम जो होता है पीएच, कितने पीएच वाली जो होता है भूमि रिक्वायर होती है, तो 4 से 6 पीएच। मैट टाइप नर्सरी इज़ रिलेटेड टू क्रॉप, तो मैट टाइप नर्सरी किस क्रॉप से रिलेटेड है, तो पैडी से है। टेस्ट वेट ऑफ बासमती राइस, बासमती राइस का टेस्ट वेट कितना है, 21 ग्राम। मैक्सिमम एक्सपोर्टर ऑफ राइस इन वर्ल्ड, तो वर्ल्ड में चावल का जो होता है मुख्य निर्यातक कौन है, मतलब ज़्यादा निर्यातक कौन है, तो थाईलैंड है। और उसके बाद मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ वाटर फॉर राइस, तो राइस के लिए मोस्ट क्रिटिकल स्टेज कौन सा है, तो बूटिंग स्टेज है। बायो फर्टिलाइज़र फॉर राइस, तो राइस के लिए कौन सा बायो फर्टिलाइजर होता है, तो एजोला होता है। सीडलिंग रेडी फॉर ट्रांसप्लांटिंग इन डेपो मेथड आफ्टर सोइंग डे, मतलब डेपो मेथड में सीडलिंग के बाद कितने दिन बाद जो होता पौधा जो होता ट्रांसप्लांटिंग के लिए तैयार हो जाता है, तो 11 से 14 दिन लगता है। मोस्ट डोमिनेंट वीड स्पीसीज इन राइस, तो राइस में कौन सा डोमिनेंट वीड स्पीसीज होता है, तो इचाइनोकोला स्पीसीज होता है। वाइट आई ऑफ राइस ड्यू टू, तो वाइट आई जो होता है किसके कारण होता है, तो एफी डिफिशियंसी के कारण होता है। द गैस एमिट फ्रॉम राइस फील्ड इज, तो राइस फील्ड से कौन सा गैस निकलता है, तो मीथेन निकलता है। एकाउची डिजीज इन राइस ड्यू टू, तो एकाउची डिजीज किसके कारण होता है, तो H2S टॉक्सिसिटी के कारण होता है। हाईएस्ट नाइट्रोजन लॉसेस इन द राइस क्रॉप बाई, तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन जो होता है राइस में किस कारण वश जो होता है लॉस होता है, तो डीनाइट्रिफिकेशन के कारण होता है। पैरा एंड उत्तरा क्रॉपिंग सिस्टम इज़ क्लोजली रिलेटेड टू, तो पैरा एंड उत्तरा जो होता है क्रॉपिंग सिस्टम किससे रिलेटेड है, तो राइस से है। पर बॉइलिंग ऑफ राइस कंसीव द विटामिन, तो इसमें कौन सा है, तो विटामिन B12 है। सीड रेट इन डेपोग मेथड फॉर राइस, राइस के लिए होता है, राइस के डेपोग मेथड के लिए सीड रेट कितना चाहिए होता है, तो 3 से 4 kg पर मीटर स्क्वायर चाहिए होता है। एरिया रिक्वायर्ड फॉर सीडलिंग प्रिपरेशन इन डेपोग मेथड, तो डेपोग मेथड के लिए होता है एरिया कितना रिक्वायर होता है, तो 25 से 30 मीटर स्क्वायर। मिरेकल राइस ऑफ इंडिया इज, तो मिरेकल राइस ऑफ इंडिया का कौन सा है, तो जया है। जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्वार्फनेस इन राइस, तो राइस में जो है इनके बौनीपन के लिए जो कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इसके लिए DEEGEE-WOO जीन होता है। स्पेसिंग फॉर राइस सोइंग ऑफ सीडलिंग, तो 20 × 10 सेंटीमीटर लगता है। तो दोस्तों राइस का क्रॉप जो है यहीं तक था। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक था। टाटा बाय बाय, सी यू, मिलते हैं आपसे हम अगले